नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम के लिए हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो है ये बुक कवर कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन का ये पार्ट है आपका 2023-24 जो है न्यू एडिशन बुक है। इसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो है इतिहास, प्राचीन इतिहास लगभग कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपका बौद्ध कवर हो गया है। आज के लेक्चर में हम लोग जैन से शुरुआत करेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ का जो है पूरा का पूरा दिया जाएगा। देखिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो है पूरा का पूरा यहाँ पर 1580 क्वेश्चन लगभग पूरा दिए गए हैं। इसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे। बुक की खास बात यह है कि एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 क्वेश्चन इसके जो है व्याख्या से प्राप्त हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, मनुष्य जीवन का सर्वोच्चम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? तो कैवल्य का अर्थ जो है यहाँ पर जो दिया गया है ये है आपका इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है ना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य का जो है अर्थ है। व्याख्या देखते हैं। कैवल्य का अर्थ जो है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संयस रहित और अस्थायी हो। विवेक उत्पन्न होने पर जो है औपाधिक दुख सुख आदि संहार, प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा का चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कल्लव कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, 24वें जैन तीर्थकर का अंतिम तीर्थकर। देखिए दिया गया है 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे। ठीक है ना, तो आपको पता है जो है यहाँ पर महावीर स्वामी जो थे आपके 24वें जैन तीर्थकर थे और यही आपके अंतिम भी थे। व्याख्या देखते हैं। स्वामी महावीर प्रसाद जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे। ठीक है, इनसे पहले जो है 23 हुए थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर की अगर बात की जाए तो ये आपके ऋषभ देव थे। ठीक है ना, महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। ठीक है ना, महावीर स्वामी जो है जब पा गए थे आपका जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गए थे तब वह महावीर कहलाए। ठीक है, आगे देखते हैं। 23वें तीर्थंकर पासारोनाथ थे। ठीक है ना, पहले यहाँ क्वेश्चन हो जाता है 23वें कौन थे? आपके पासारोनाथ थे, जिन्होंने 4 महाव्रत, कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है ना, तो 4 किसने लगाया था? आपके पासारोनाथ थे, लेकिन उसमें 5वां जो ब्रह्मचर्य की अगर बात होती है तो महावीर स्वामी ने उसमें जोड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो आपको पता है पहले जैन तीर्थंकर की अगर बात की जाए तो वे थे आपके ऋषभ देव। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा ऋषभ देव। व्याख्या देखते हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24वें तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है ना, कितने हुए हैं? 24 हुए हैं, जिनमें पहले ऋषभ देव, दूसरे अजितनाथ। ध्यान रखिएगा, जिनका जिनका नाम दिया गया सबका नहीं पूछता, यही सब पूछता है। यही 22वें की अगर बात की जाए तो अरिष्ट नेम जी थे और 23वें आपके पासारोनाथ जी थे, 24वें महावीर स्वामी थे। ठीक है ना, ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेम जो था का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋषभ देव और अरिष्ट नेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है ना, अजितनाथ दूसरे थे ना, इनका उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म में महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर कहलाती है। ठीक है ना, जो भी उसके जो है महात्मा होते थे उन्हें तीर्थंकर कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इस तरह से भी बोला जाता है। यही आपके जो है त्रिरत्न है। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है आपका, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है ना, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था।
महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक, ठीक है ना, अर्धमागधी जिसे बोला जाता है, प्राकृतिक भाषा में दिए। जैन धर्म के 3 रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन, ध्यान रखिएगा, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी सही आचरण, ठीक है ना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, अनिश्वरवादी है, ठीक है ना। इनकी आत्मा की मान्यता है, ठीक है, आत्मा में विश्वास रखते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं, यानी जैन धर्म के अनुसार भी पुनर्जन्म लोगों का होता है, ठीक है ना। यहाँ से आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी खत्म हो जाते हैं। अब आ जाता है आपका मौर्य एवं मरणोत्तर काल, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो है महाजनपदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मौर्य और के बारे में पढ़ेंगे, और मौर्य के बाद जो भी शासक हुए उनके बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा। देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन पहला है आपका, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो आपको पता है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं। मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका लेखक जो है मेगस्थनीज थे। विदेशी यात्री और कुछ यात्री और भारत यात्रा उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो आपको यहाँ देखते हैं मेगस्थनीज है जो आपका 300 आया था, 304 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। इसकी पुस्तक कौन सा है? इंडिका, आपको पता है। दूसरा आपका फाहियान के दे लेते हैं। ये आपका 399 से 414 ईसा पूर्व में आया, ईस्वी में आया था, माफ कीजिएगा। और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ठीक है ना, विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक क्या है? फोक्यू की है, ठीक है ना, इसकी जो है पुस्तक है, ठीक है। और उसके बाद ह्वेनसांग के बारे में देख लेते हैं। तो ह्वेनसांग आपका आया था 629 से 645 ईसा पूर्व ईस्वी में भारत में रहा था, और यह हर्षवर्धन के शासन में आया था, ठीक है ना, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, CU की इसकी पुस्तक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता संबंधित है। जो चरक संहिता है इसकी रचना जो है चरक ने की थी, और यह किससे संबंधित है? इसमें चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना, चरक संहिता में, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान थे, ठीक है ना, विद्वान थे, जो कनिष्क के, यानी जो है चरक किसके दरबार में रहते थे? ध्यान रखिएगा, कनिष्क के दरबार में रहते थे, और कुषाण वंश के जो है शासक थे कनिष्क, आपको पता है, कुषाण वंश के जो है शासक थे कनिष्क, इसके दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है, जिसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो मौर्य का जो अर्थव्यवस्था था वह मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था, ठीक है ना। यहाँ पर कृषि का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। आर्थिक दृष्टि से मौर्य काल को बहुमुखी प्रगति का युग कह सकते हैं, ठीक है ना। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि इसमें उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में अति प्रगति हुई, यानी सभी का जो है वृद्धि हुआ था। आर्थिक अर्थव्यवस्था के आधार पर कृषि था, यानी आर्थिक जो स्थिति थी वह कृषि पर ही निर्भर करती थी। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी मौर्य काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक के शिलालेखों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा शिलालेख आपका 13वां शिलालेख है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाता है, 13वां शिलालेख है जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाली कलिंग युद्ध का वर्णन बहुत बार पूछा जाता है। कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? जो है 13वें शिलालेख में आपके कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी, अशोक का जब जो है आक्रमण हुआ था तो उसमें कलिंग की राजधानी तोसला या तोसली थी, ठीक है ना, तोसला भी दिया जाता है। तो कलिंग की राजधानी उसमें तोसली थी। व्याख्या देखते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात यानी 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व सन पूछा जाता है, ठीक है ना, 261 ईसा पूर्व कलिंग की विजय प्राप्त की थी, ठीक है ना। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय नीति अपनाई थी, यानी इसकी युद्ध के बाद जो है अशोक ने हथियार अपना त्याग दिया था और धम्म की नीति अपनाई थी, यानी बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो देव नाम प्रिय की अगर बात की जाए तो यह आपका अशोक का ही दूसरा नाम था, देव नाम प्रिय। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 हो जाएगा। हालांकि अशोक के कई नाम थे, यहाँ पर उसका वर्णन दिखते हैं व्याख्या में। अशोक शिलालेखों में अशोक को जो है देव नाम प्रिय से संबोधित किया गया है, देव नाम प्रिय से संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख देखिएगा, भाब्रू अभिलेख जो है इसमें अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो नहीं जिसका वर्णन मिलता है, यहाँ पर बुद्ध को बुद्ध शाक्य भी कहा गया है, ठीक है ना। मास्की और गुर्जरा, नत्तूर और उडे गोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है, ठीक है ना। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। जो है जूनागढ़ अभिलेख जिसका निर्माण जो है रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, उसमें भी अशोक का जो है उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? ठीक है, तो तक्षशिला शहर की अगर बात की जाए तो यह है आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, ठीक है ना। तक्षशिला जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी, ठीक है ना। गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा था, ठीक है ना। तक्षशिला का निर्माण जो है भरत के पुत्र जो थे इनके नाम पर रखा गया था। तक्षशिला प्राचीन काल से ही शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो कलिंग पर विजय के बाद अगर की जाए तो आपके 13वें शिलालेख में है। पिछले क्वेश्चन में आप लोग पढ़कर आए हैं, 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। वही व्याख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, ठीक है। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा, कहाँ पर था? आपका सारनाथ में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा, सारनाथ में, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, अशोक का सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। आपको पता है भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह वही है जिसमें आपके 3 शेर दिखाई देते हैं, एक नहीं दिखाई देता। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीति सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, जिसके अलावा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है ना। सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। देखते हैं, कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारकों के लिए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा चार्जर ऐड कर लें, कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारकों का जनक माना जाता है, ठीक है ना, माना जाता है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं कौटिल्य के? विष्णुगुप्त, ध्यान रखिएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य, सबसे प्रसिद्ध नाम चाणक्य के नाम से ही जाने जाते हैं। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र की रचना की, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चाणक्य के ही सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जबकि आपको पता है समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं की बात आ रही है, तो ब्राह्मी लिपि की अगर बात की जाए तो इसमें जो है शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है इसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी मास्की है, गुर्जरा है, सब में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। देखते हैं व्याख्या, शाहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के, ध्यान रखिएगा कहाँ है? पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। मर्दाना भी बोला जाता है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इसमें खरोष्ठी लिपि प्रयोग किया है। 30 जनवरी 2004 को यूनेस्को द्वारा इसे ऐतिहासिक स्थल यानी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोच्च प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान की अगर बात की जाए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्तंभ, ठीक है ना। मौर्य काल में जो है स्तंभों का लेखन का प्रचलन बढ़ गया था। व्याख्या देखते हैं इसकी, मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है।
मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में यानी 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थलों के रूप एवं स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इसमें से जो है आपका कामरूप जो है वह अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख, देखिएगा जो है दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य जो है कर्नाटक तथा गुर्जरा तक जो है विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था, उसके यहाँ पर श्रीनगर बसाया। ठीक है ना, कश्मीर नगर में श्रीनगर की स्थापना किसने? अशोक ने की थी। कल्हड़ के राजतंगड़ी के अनुसार, देखिए राजतंगड़ी की जो है रचना कल्हड़ ने की थी। अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी तथा उसके राज्य प्रतिनिधि जलोक ने अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। कामरूप असम का पुराना नाम है, ध्यान रखिएगा, कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो है यह है आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, मौर्य काल के जो है संबंधित है। व्याख्या देखते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण जो है 300 ईसा पूर्व हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व हो गया था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है ना, योग दर्शन के प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है ना, कौन थे? पतंजलि थे। व्याख्या देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म गोनारथ यानी गोनिया जिले गोनिया में हुआ था। ठीक है ना, माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। ठीक है ना, पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिए जो है 3 ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है ना, इनके लिए 3 ग्रंथ मिलते हैं। कौन कौन? योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। ठीक है ना, छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। राजवंश की पहचान कर रहा है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा आपका। दिया गया आपका पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए थे, यानी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। तो पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस शासन के समय लिखा गया था। तो आपको पता है जो है यही पहले से ही क्लियर हो जाता है, पहले क्वेश्चन से ही पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इस देखिए ग्राम विकास अधिकारी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम राजा, देखिए मौर्य वंश के बारे में देख लेते हैं। इसके अंतिम राजा जो है बृहद्रथ थे। उनके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, जो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी और जो शुंग वंश की स्थापना की थी। मालिका अग्निमित्रम, ध्यान रखिएगा, मालिका अग्निमित्रम, दिव्यावदान व तारानाथ के अनुसार जो है पुष्यमित्र का राज्य साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बरार यानी विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। शुंग राजवंश के शासन काल के में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से क्लियर रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के
शासनकाल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है आपका। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग के जो है राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुरातत्व व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लगाया था, लिखी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, ठीक है ना, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। देखते हैं व्याख्या। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे, ठीक है ना, कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध जो है आयुर्वेद ग्रंथ है। वे कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो कुषाणों की अगर बात की जाए तो यह मूलतः आपके मध्य एशिया से आए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, मध्य एशिया से आए थे। व्याख्या देखते हैं। कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वहां से निकल जाने पर ये लोग काबुल कंधार में आकर बस गए, ठीक है ना। कहाँ पर बसे पहले, काबुल कंधार में आकर बस गए तथा वहाँ की सभ्यता से प्रभावित हुए। और यह भारत आने वाली यूची जाति के 5 शाखाओं में से एक थी, ठीक है ना। अब आ जाता है आपका गुप्त काल खत्म होता है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य आता है, मौर्य और मौर्योत्तर खत्म होता है। इसके बाद अब गुप्त एवं गुप्तोत्तर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, ठीक है ना। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। वे शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में धन्वंतरी एक थे, ठीक है। इनके दरबार में भी नवरत्न रहते थे, जैसे जो है अकबर के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। और नवरत्न के में कौन कौन थे, एक तो धन्वंतरी थे, दूसरे छपड़क थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे जिनकी आप लोग कथाएं सुनते हैं, घटकर्पण थे, वररुचि थे, अमर सिंह थे और वाराह मिहिर एवं कालिदास जो है, कालिदास भी आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत जो है आपका 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। व्याख्या देखते हैं। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के पड़ोता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, यानी इसका जो है स्थापना या इसे लाने वाले जो है विक्रमादित्य थे, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। अब देखते हैं कुछ संवत और उसके पड़ेता, ठीक है ना, यानी उसकी स्थापना कैसे। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व जो हो गया और ये आपके विक्रमादित्य ने किया था। शक संवत की बात की जाए तो 78 ईसा पूर्व से था, ईस्वी से था और इसके संस्थापक कनिष्क थे। और हिजरी संवत की बात की जाए तो 622 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक आपके मोहम्मद साहब थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोलविद बाराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे। तो आपको पिछले क्वेश्चन में देख कर आए हैं कि ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। यहाँ पर आप लोग वही सेम जो है व्याख्या दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें कौन सा 5 इंडीज था। तो 5 इंडीज की बात की जाए तो आपके कौन कौन से, पंजाब था, कन्नौज था, बंगाल था, बिहार और उड़ीसा था। देखिए वीडियो 2018 पेपर में आया है। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये थे, ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया।
इसका नियंत्रण 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार यानी बिहार मिथिला के नाम से जाना जाता था और उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाई। देखिएगा, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज को राजधानी बनाई, यानी कन्नौज थी। यह एक अच्छा नाटककार और कवि था। इसने देखिएगा 3 पुस्तक इसने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। बहुत बार पूछा जाता है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो हर्षवर्धन के समय जो बौद्ध महासभा हुई थी वह हुई थी आपका प्रयाग में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। बोला तो ये भी जाता कि अपना जो है सारा जो है शाही खजाना वहाँ पर दान कर देता था। वर्तमान में इसे महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासन था? तो कन्नौज से पहले की अगर बात की जाए तो वह थानेश्वर का शासन था। ठीक है ना, पहले इसकी राजधानी थानेश्वर ही थी। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्षवर्धन जो है अंतिम हिंदू सम्राट था, माफ कीजिएगा, सम्राट था। जिसने समस्त उत्तरी भारत जो है भारत पर राज्य किया था। यह ऐसा हिंदू सम्राट था अंतिम जो पूरे उत्तर भारत पर जो है अपना शासन किया था। हर्षवर्धन 606 में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो जो है प्रसिद्ध महिला शासक गुप्त काल की बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावती गुप्ता थी। ठीक है ना, प्रभावती गुप्ता। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाए। ठीक है, देखते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश यानी महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इनका प्रमाण प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से मिलता है, जिन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासक को संभाला। ठीक है ना, यहाँ से गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राजपूत वंश से लेकर आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए जरूर टेलीग्राम पर जुड़े हम लोग, क्योंकि पीडीएफ जो है सभी के सभी पीडीएफ आपको वहाँ पर जो प्रोवाइड कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।